हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का लेसन उत्साह करेंगे। यह एक कविता है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। इनका जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में हुई थी। इन्होंने कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी में अपनी लेखनी चलाई थी। अर्थात उन्होंने सिर्फ कविता ही नहीं लिखी थी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे और कहानियाँ भी लिखी थी। तो उनके द्वारा लिखी गई हम आज कविता उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उनके उत्साह को प्रेरित किया है। तो अब मैं इसका पहला स्टैंजा पढ़ती हूँ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वर्ष छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। गरजो गर्जना करो, घेर घेर घिर घिर कर, घोर भयावह, गगन आकाश, धराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की आभा या बिजली की चमक, और हृदय नूतन नई। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जन करो। लिखे ना, बादल गरजो, कि अपनी जो भयानक है, भयावह है, वो गर्जना करो और मनुष्य के अंदर नई चेतना भर दो। क्योंकि ये जो कविता है वो बादलों के माध्यम से लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर क्रांति की भावना पैदा करने के लिए, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए ये लिखी गई है। कि डायरेक्ट जो है उनसे मनुष्य को नहीं कहा, बादलों के रूप से ये बात कही है। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, कि हे बादल पूरे आकाश में तुम घिर जाओ, पूरे आकाश को तुम घेर लो, भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, कवि कहता है कि तुम्हारे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल हैं, कि जैसे बच्चे के काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार बादल भी उसी प्रकार ही बच्चे के समान सुंदर लग रहा है। क्योंकि आकाश के अंदर कई बार बादल का जो रूप है इस प्रकार हो जाता है, ऐसा देखने में लगता है कि जैसे बच्चे के कोई घुंघराले बाल हों, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। अब बाल कल्पना कैसे पाले का मतलब कि बच्चे की जो कल्पना है वो क्षण भर में बदलती रहती है, उसी प्रकार बादल जो है उनका रूप भी बदल जाता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कि तुम हृदय में बिजली की आभा हो, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। कवि कहता है कि तुम नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन वाले, यानी कि नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर व्रज छिपा हुआ है, अपार व्रज छिपा हुआ है। व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। तुम गर्जो और तुम्हारी गर्जना से चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। कि जैसे बादल गरजते हैं तो उनके अंदर उत्साह लोगों के अंदर भी आता है कि जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ बादल गरजते हैं, ज़ोर से मूसलाधार वर्षा होती है तो लोगों के अंदर उत्साह की भावना आती है। तो कवि ने उनके अंदर उत्साह पैदा करने के लिए ये कविता लिखी है, क्योंकि जब तक उत्साह नहीं होगा तो क्रांति नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी तो समाज के अंदर सुधार नहीं आएगा, सुधार नहीं होगा कि पुरानी जो रीति रिवाज है, कुरीतियाँ हैं, वो खत्म नहीं होगी। अब नया समाज बनाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति करना जरूरी है, क्रांति बहुत जरूरी है। तो इसमें कवि ने बादल को कहा है कि तुम गरजो। इसके अंदर स्टूडेंट्स घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, ललित ललित पुनरुक्ति अलंकार है, काले घुंघराले में भी अनुप्रास अलंकार है। काले घुंघराले ल की आवृत्ति आई है, चाहे वो लास्ट में हो चाहे वो पहले हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। के से के समान, बच्चे के समान जैसे माना है उसने कल्पना के, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसके अंदर जैसे घोर घोर घेर गगन है, ऐसे आवाज वाले जैसे हैं तो उसको नाद सौंदर्य भी कहते हैं। और कवि ने इसके अंदर तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये जो कविता है हम गा भी सकते हैं, तो इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है। सेकंड स्टैंजा है हमारा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल मीन्स परेशान, उन्मन अनमनापन, बेचैनी, निदाग गर्मी, सकल संपूर्ण, सब सभी, अज्ञात जिसका कोई पता ना हो, अनंत जिसका कोई अनंत ना हो, आकाश है वो अनंत है। इस यहाँ पर ईश्वर को भी माना गया है अनंत, क्योंकि ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। घन बादल, तप तपती हुई, धरा धरती, शीतल ठंडा। तो कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि गर्मी से के कारण मनुष्य जो है वो बड़े परेशान थे, बड़े व्याकुल थे, उदास थे, बेचैन थे। तो कवि चाहता है कि बादल जो है वो बरसे और उनके अंदर, लोगों के अंदर शीतलता पैदा करें। और कवि कहता है कि हे बादल, तुम इतना बरसो और इतना गरजो कि जिससे बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जाति है, संपूर्ण जो जन है वो अनमने से हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, उनके अंदर तुम शीतलता पैदा कर दो। कि विश्व के निदा के सकल जन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसका अर्थ यही हुआ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से, कि कहीं भी किसी दिशा से भी बादल आ जाते हैं, तो दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को वर्षा करके शीतलता प्रदान कर दो। ऐसा कवि बादलों से कह रहा है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि जो धरती है वो तपती है, तपती गर्मी के कारण वो तप रही है, उसको वर्षा करके अपने शीतल जल से उस धरती की प्यास बुझा दो और उसको शीतल कर दो। बादल गरजो, कि बादल तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य है उसको सुख का अनुभव हो। और इसके साथ ही कि परिवर्तन का भी आभास हो, कि लोगों के अंदर परिवर्तन की भावना हो, कि जैसे समाज के अंदर क्रांति लानी है तो उनके अंदर भी, लोगों के अंदर जो है उत्साह की भावना आ जाए। स्टूडेंट्स, इसमें विकल विकल पुनरुक्ति अलंकार, उन्मन थे उन्मन अनुप्रास अलंकार, अज्ञात आए आए अज्ञात आ रहा है अनुप्रास अलंकार, अनंत
अनंत जो है इसमें दो मीनिंग बना लो, एक अनंत जिसका कोई अंत ना हो, और एक जो ईश्वर है वो भी अनंत कहलाते हैं। तो इसके अंदर ये जो काव्य सौंदर्य है वो तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। इसमें भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, भावों के अनुकूल, और जो मीनिंग है वो बड़ा गहराई वाला है, गूढ़ मीनिंग वाला है इस कविता के अंदर। गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। और इस कविता से कवि ने लोगों के मन में उत्साह की भावना को जागृत किया है। कि जागृत करने के लिए ही उन्होंने प्रकृति में से बादल को चुना है, क्योंकि ये बादल है वो क्रांति का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी रखा हुआ है उत्साह। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सलाह समझ आ गए होंगे। मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा देती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि उत्साह जो कविता है वो है आह्वान गीत, जिसके स्वर में ओज है, जोश है, उत्साह है, क्रांति है। कवि क्रांति की अपेक्षा करता है, इसलिए उसने इसका नाम उत्साह रखा है। क्योंकि गर्जना जो है, जो गरजेंगे तो लोगों के मन में उत्साह की भावना आएगी, उसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार पैदा होगा। दूसरी ओर अगर कवि बादल से फुहार या रिमझिम या बरसने की बात कहता तो उसमें क्या है, कोमल भावों को वो जन्म देने वाला है। कि जैसे रिमझिम वर्षा होती है, फुहार चलती है, तो इसमें शांति का अनुभव होता है, उसके अंदर क्रांति नहीं आ सकती, उनके अंदर जोश पैदा नहीं हो सकता, उत्साह पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे भावों से कवि के जो भाव हैं उनको गति नहीं मिलती, इसलिए कवि ने फुहार या रिमझिम ऐसे बात न करते हुए गरजने की बात लिखी है, गरजने की बात कही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की बात कही है, और ऐसी गर्जना जिससे जन सामान्य में चेतना का संचार हो, ऐसी गर्जना जिसके गड़गड़ाहट से सुनकर उदासीन जो लोग हैं उनके अंदर उत्साह पैदा हो जाए, वो भी उत्साहित हो जाए। कवि अपेक्षा करता है कि जो लोग हैं बादल की गर्जना से अपनी उदासीनता को छोड़ दें और वो उत्साहित हो जाएं। ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि ने इस कविता का नाम उत्साह रखा है। थर्ड क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कई अर्थों की ओर संकेत करता है, जिसमें से कुछ है। नंबर 1, बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने का संकेत करता है। थर्ड पॉइंट है, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ, जीवन में नवीनता लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए संकेत करता है। ये 4 जो है मेन पॉइंट बनता है कि कविता इन अर्थों की ओर संकेत करता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि हम नाद सौंदर्य कहते हैं, इनके अंदर भी नाद सौंदर्य है। तो वो फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा है कि उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? उत्तर है, जैसे हमने पढ़ा था अभी पोइट्री में, इस पोइम में, घेर घेर घोर गगन। दूसरा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो, तप्त धरा जल से फिर। ऐसे ऐसे जो जोश वाली सी है, कुछ ऐसी बातें जो हैं उसको हम बोलते हैं नाद सौंदर्य। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कविता के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताओ। वैसे तो मैंने कविता के साथ साथ ही काव्य सौंदर्य बताती हूँ, वही जो है वो काव्य शिल्प है। तो जैसे आपने पॉइंट लिखना हो तो तुम लिख सकते हो कि इसके अंदर जो काव्य शिल्प है उसके अंदर जो कवि ने शब्दों का चयन किया है वो अनूठा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है इसके अंदर,
गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है और इसके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो ऐसे जो है आप काव्य सौंदर्य में से जो पॉइंट है वो आप इस काव्य शिल्प की विशेषताओं में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो है, उत्साह कविता में कवि क्या संदेश देता है। ये जनरल क्वेश्चन है। इसके अंदर उत्साह कविता में कवि का जन सामान्य के लिए संदेश है कि बादलों की तरह तुम में भी जोश है, तुम में भी उत्साह है, तुम में भी गर्जना है, ओज है, शक्ति है, जिससे कि तुम विश्व में अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हो। तुम अपनी गर्जना से निराश हुई भावना में पुनः चेतना भर दो। तपती धरती, उसमें तो बादलों को तो ये कहा है ना, तपती धरती को तुम शीतल कर दो, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य को क्या कहता है कि मानव जो पीड़ा है उसको दूर करने में तुम समर्थ हो। तुम हृदय में ब्रज शक्ति धारण कर दो, कि तुम ऐसी शक्ति पैदा करो जिससे समाज के अंदर परिवर्तन लाओ, पुरानी कुरीतियाँ जो है उसको ख़त्म करके एक नए समाज का निर्माण करो। और तुम्हारे अंदर सब ये ताकत है, तुमने अपनी जो ताकत है वो बाहर निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको उत्साह कविता का सलाह और क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।